नमस्कार, मैं अरविंद पांडे श्री गणेश क्लासेज अमेठी के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं और व्यंजन संधि लगभग समाप्त हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 8। ठीक है, ये व्यंजन संधि का अंतिम पार्ट होगा। तो आइए हम देखते हैं। छोटे छोटे कुछ नियम हैं, इन आधारों पे हम देखेंगे। वैसे व्यंजन संधि लगभग पूरा हो चुका है, इतना छोड़ करके, और अधिकांश जो प्रश्न आते हैं वहीं से आते हैं जो अब तक हो चुका है। ठीक है, इसको भी देख लेंगे क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है। तो आइए देखते हैं। जैसे इस 3 नियम हम पढ़ेंगे आज। तो पहला नियम हमारा क्या कह रहा है, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण री, रा और सा में से कोई एक हो। प्रथम पद का अंतिम वर्ण री, रा, सा में से कोई एक हो और उसका मेल द्वितीय पद में कहीं पर भी ना हो। उसका मेल जिस द्वितीय पद से हो रहा है उस द्वितीय पद में कहीं पर भी ना हो सकता है। जरूरी नहीं कि इसका प्रथम वर्ण हो, इसीलिए हमने देखे ना के आगे भी डॉट लगा दिया और बाद में भी लगा दिया है। इसका मतलब है द्वितीय पद में ना कहीं पर भी हो सकता है, शुरुआत में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है और अंत में भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान क्या देना है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण इनमें से कोई एक होना चाहिए। री, रा और सा में से कोई एक हो और द्वितीय पद में कहीं पर भी ना हो। तब क्या होगा, तब हमारा ना अणा में बदल जाएगा। ठीक है, इसमें भी ज़्यादातर इसी पे एग्जाम्पल मिलेंगे। एक आध जगह ऐसा भी आपको मिल जाएगा कि री, रा, सा अंतिम वर्ण ना होकर के बीच में भी हो सकता है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। ज़्यादातर इसी पर मिलेंगे आपको। तो आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो उसके साथ साथ समझेंगे। ठीक है, जैसे पहला है परिधन नाम, या परिधन नय, एक ही तरह का है। अब देखिए, इसमें प्रथम पद परि है और इसमें भी प्रथम पद परि है। दूसरा पद नाम यहाँ पर है और दूसरा पद यहाँ पे नय है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रथम पद का अंतिम जो वर्ण है, स्वर को छोड़ दिया जाए, व्यंजन, अंतिम व्यंजन जो है क्या हो रहा है, रा हो रहा है। यहाँ पे जो वर्ण शब्द बोले हम उसको देखिए, अगर स्वर होगा तो री होगा और व्यंजन होगा तो रा और सा, फिर या रा और सा होगा तो वहाँ पर हमें नहीं देखेंगे कि उसके बाद का स्वर क्या है। तो यहाँ पर देखिए व्यंजन हमारा अंतिम क्या है, रा है। ठीक है, इसके बाद वर्ण करेंगे छोटी की मात्रा आएगी, लेकिन छोटी की यहाँ पे बात नहीं है। रा आ रहा है और द्वितीय पद में क्या है, ना है। तो क्या होगा, ना किसमें बदल जाएगा, आड़ा में बदल जाएगा। हमने इसकी चर्चा आपसे किया भी। तो ना हमारा बदल जाए किसमें, अणा में। ठीक है, क्योंकि इस पे आ की मात्रा, इसलिए यहाँ पर भी हमने आ की मात्रा लगा दिया। अब कुछ नहीं करना है, सब कुछ वैसे के वैसे उतार लेना है। माँ है तो माँ आ जाएगा, परि है तो परि आ जाएगा, दोनों का मेल कर देंगे, परिणाम हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, जो प्रथम पद है उसका जो अंतिम वर्ण जो कहेंगे हम, तो वर्ण के स्थान पर इसको इस तरह से कहेंगे, ज़्यादा सही होगा। अंतिम में यदि स्वर होगा तो री होना चाहिए, और यदि व्यंजन देखेंगे तो रा और सा। ठीक है, अंतिम व्यंजन रा और सा हो, या तो स्वर होगा तो री होगा। जब ये 3 स्थितियां होंगी, उनका मेल या द्वितीय पद में कहीं पर भी ना होगा, ऐसे पद से होगा, तो ना हमारा बदल जाएगा अणा में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तोड़ेंगे इसका तो अंतिम वर्ण तो छोटी ई आ जाएगा, लेकिन हमें उससे नहीं लेना देना है। यदि स्वर अंतिम वर्ण देखेंगे तो री होना चाहिए, नहीं तो हमें व्यंजन देखना है, अंतिम व्यंजन क्या होगा, तो अंतिम व्यंजन रा और सा होना चाहिए। जब हम परि को तोड़ेंगे तो अंतिम व्यंजन हमारा रा होगा। जैसे यहाँ पर एक बार हम तोड़ के आपको दिखा दे रहे हैं, परि है, जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, पा धन आ धन रा धन ए, परि का वर्ण विच्छेद होगा। अब यहाँ पे अंतिम स्वर की बात होगी तो स्वर होगा तो केवल री होना चाहिए। ठीक है, और यदि स्वर इसके अलावा कोई स्वर है तो हम व्यंजन देखेंगे। यदि व्यंजन जो रा, सा हो
तब ये नियम लागू होगा। ठीक है, इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसीलिए अंतिम में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना पड़ेगा आपको। यदि समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को 2 बार 3 बार बैक करके देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा बार बार उसी को। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी जो हमारा अंतिम व्यंजन क्या है, रा है। ठीक है, अंतिम व्यंजन इसका विच्छेद करेंगे तभी हमने दिखाया था। अंतिम व्यंजन या रा और सा होना चाहिए, और यदि स्वर हो अंतिम तो री होना चाहिए। तो अंतिम व्यंजन यहाँ पर रा है और इसका मेल द्वितीय पद हो रहा। द्वितीय पद में क्या है, ना शब्द है, तो ना भी हमारा किसमें बदल जाएगा, अणा में बदल जाएगा। अब इस पे ना पे कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पर भी कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे, से सब कुछ वैसे के वैसे लाएंगे। यहाँ पे या है तो या कर देंगे, इसके बाद पर यही है, मिल गया, परिणय हो गया। ठीक है, यदि परिणाम का विच्छेद करने के लिए बोलता है तो आप परिधन नाम करेंगे। ठीक है, परिणय का विच्छेद करने के लिए बोलता है तो परिधन नहीं करेंगे, क्योंकि आप मेल देख ही रहे हैं कैसे हो रहा है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। इसको एक बार देख लीजिए, इसके बाद हम मिटा देंगे। इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, 2 एग्जाम्पल पहले इनको हम लेके देखेंगे। इसमें देख लीजिए आप लोग, एक आध 2 और ले लें। यहाँ पर भी देखेंगे तो पहले इसको दोनों को देखेंगे, उसके बाद नीचे वाले को देखेंगे। अब यहाँ पर प्रथम पद का अंतिम क्या है व्यंजन, इसमें सा। ठीक है, इसमें स्वर होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे हलंत लग गया है, तो इसमें सा है। और द्वितीय पद में एक ही है, क्या है, ना है। प्रथम पद में सा मिल गया, द्वितीय पद में ना है। ठीक है, तो क्या होगा, ना हमारा रा में बदल जाएगा। अब यहाँ पे आ की मात्रा, इसलिए हमने आ की मात्रा यहाँ लगा दिया, ना बदल गया अड़ा में। ठीक है, अब ए वैसे के वैसे आ जाएगा। तो आप लोग जानते हैं हलंत वाला जो व्यंजन होता है वो आधा माना जाता है। जब ए मिल जाएगा तो हो जाएगा तृष्णा। तृष्णा, तृष्णा का जब विच्छेद करेंगे तो त्रिशधन ना होगा, क्योंकि अड़ा जो है वो ना से बदला है, ना जो है अणा में बदला है। ठीक है, इस तरह इसको देख लिए। यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी अंतिम प्रथम पद का जो अंतिम व्यंजन क्या है, सा हलंत है, और द्वितीय पद में ना है। अब यहाँ अंत में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ बताया कि ना जो है कहीं भी आ सकता है, एकदम लास्ट में भी जा सकता है, प्रारंभ में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। तो यहाँ पे अंत में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इस सा का मेल द्वितीय पद से हो रहा है जिससे उसमें ना है, बस इतना हमें देखना है। तो ना हमारा बदल जाएगा आड़ा में। अब ना पे कोई मात्रा नहीं, इसलिए हम आड़ा पे भी कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसके पहले आ है तो आ लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पर जो है जैसा वैसा लिखेंगे। अब आप जानते हैं कि स्वर जो है अपने से आगे वाले व्यंजन से योग करता है, 2 काम करता है, उसका हलंत हटाता है और अपनी मात्रा लगाता है। तो ये अपने से आगे वाले व्यंजन से योग करेगा, तो इसके हलंत को हटाएगा और अपनी मात्रा लगाएगा। तो इसकी छोटे आ की कोई मात्रा होती नहीं है, इसलिए केवल इसका हलंत हटाएगा, तो सो हो गया। अब इसका हलंत छोटा आ, इसके हलंत को हटा दिया, सो सा। इधर आड़ा हाई है,
क्या हो गया? शोषण। शोष धन अन, शोषण ना बदल गया अड़ा में। ठीक है, तो शोषण के बाद विच्छेद पूछे तो शोष धन अन, संधि पूछे तो शोषण। इस तरह से इसको हम देखेंगे। पूर धन न और प्राधन नाम, अब इसको देख लेंगे हम, नीचे के दो हैं। अब यहाँ पे देखिए रा के बाद ना आ रहा है, प्रथम पद में अंतिम में रा आ रहा है और द्वितीय पद में ना आ रहा है। प्रथम पद के अंतिम में रा व्यंजन यदि आ जाए और द्वितीय पद में ना आ जाए तो क्या हो जाएगा? ना बदल जाएगा अड़ा में। तो यही यहाँ पे हो रहा है, ना बदल गया हमारा अड़ा में और इधर पूर हई है, रा पे हलंत लगा है, इसका मतलब रा आधा होगा। जब ये दोनों मिलेंगे तो हो जाएगा पूर्ण। अब ये आधा रा जो है अड़ा के ऊपर आके लग जाएगा, क्या हो जाएगा? पूर्ण। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे हम। ठीक है, प्राधन नाम, तो इसको हम बता चुके हैं आपको। इसमें जब प्रा का हम विच्छेद करेंगे तो वर्ण विच्छेद में आपको हम पढ़ा चुके हैं, आपको याद होगा, नहीं होगा तो देख लीजिए, वीडियो पड़ा है यूट्यूब पर। इसका जब प्रा का विच्छेद वर्ण विच्छेद करेंगे तो पा होगा हलंत, रा हलंत आ, प्रा से इतना विच्छेद होगा इसका। ठीक है, अब इधर द्वितीय पद है। अब देखिए अंतिम व्यंजन, ये तो स्वर हो गया। स्वर अगर अंतिम होगा तो केवल री होगा, तभी ये नियम लागू होगा और किसी पर भी लागू नहीं होगा। और व्यंजन भी देखेंगे तो अंतिम व्यंजन इसमें दोनों में से कोई होना चाहिए। तो यदि हम स्वर को छोड़ दें तो अंतिम व्यंजन हमारा क्या है? रा हलंत है, जबकि यहाँ पर भी रा हलंत है। इसका मतलब ये वाला नियम इसके साथ लागू होगा, क्योंकि दूसरे पद में ना है। प्रथम पद का अंतिम स्वर यदि री हो या अंतिम व्यंजन रा और सा हो तभी ये नियम लागू होगा। तो अंतिम व्यंजन रा है, क्योंकि प्रथम व्यंजन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, अंतिम है। तो अंतिम व्यंजन रा है और दूसरे पद में ना है, तो ना बदल गया हमारा किसमें? आड़ा में। ना पे आ की मात्रा है तो यहाँ पे आ की मात्रा लगा देंगे, उसके बाद माँ है तो माँ लिख देंगे वैसे के वैसे। ठीक है, अब इसको हम तोड़ करके इसलिए बताया आपको कि जिससे पता चल जाए आपको कि इसमें भी रा हलंत छिपा है। ठीक है, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, या लिखना चाहे लिख ले। अब इन तीनों को मिला करके फिर यहाँ से प्रा हो गया और यहाँ से अणाम आ गया, प्रणाम। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। इस तरह से यहाँ पे हम 4 एग्जाम्पल ले लिए, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगले एग्जाम्पल पे चलेंगे। चलिए, हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब कराइए। अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़ाइए, जिससे कि हम लोगों का भी उत्साह बढ़ता रहे और वीडियो नया नया पढ़ता रहे। कंप्लीट हिंदी इस पर आपको मिलेगी, कहीं भी कोचिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इंडिविजुअल हिंदी जितना आप लोग 4000 5000 दे करके पढ़ते हैं वो पूरा का पूरा आपको इस यूट्यूब पर फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल हैं, पहले इसको हम देखेंगे और एक ले लीजिए, एक साथ ले लें। इन 4 एग्जाम्पल को हम पढ़ेंगे। इसके बाद ये पहला नियम हमारा लगभग पूरा हो जाएगा, क्योंकि हम 10 एग्जाम्पल ले चुके हैं इस पर। ठीक है, री प्लस ना।
ठीक है, इधर भी एक ही है और इधर भी एक ही है। तो री और ना का मेल है, तो री और ना का मेल हो रहा, तो यहाँ तो सोचना ही नहीं है। री का मेल ना से हो रहा तो ना बदल गया हमारा अड़ा में। इसके पहले री है ही है, जब ये दोनों मिल गए तो ऋण हो गया। ठीक है, जब ये दोनों मिल गए तो क्या हो गया, ऋण हो गया। ऋण का विच्छेद होता है, यदि हम ऋण का संधि विच्छेद करेंगे तो री धन ना हो जाएगा। ठीक है, ऋण का मतलब उधार, कर्जा, री धन ना, तो यहाँ पर भी ये री है, यहाँ पर ना आराम बदल गया, दोनों मिलकर के ऋण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे विष धन नु, सा का मेल नाश हो रहा। अब उस पर कोई भी मात्रा लग सकती है, उससे मतलब नहीं, आ हो सकता है, ई हो सकता है, ऊ हो सकता है, कोई भी मात्रा लगी है, उससे लेना देना नहीं है। हमारा जो व्यंजन है वो ना है। और प्रथम पद में अंतिम में क्या है, सा हलंत। प्रथम पद के अंतिम में क्या है, सा हलंत। दूसरे पद में ना है। अब ना अकेले हो सकता है, किसी शब्द के साथ हो सकता है, शब्द में बीच में हो सकता है, आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ना बदल गया किसमें, अणा में। ना पे लगी है छोटे ऊ की मात्रा, इस पर भी हम लगा देंगे छोटे ऊ की मात्रा। इस पर क्या लगा देंगे, छोटे ऊ की मात्रा। और इसके पहले जो जैसा है वैसे रख देंगे। अब जब इनका मेल कर देंगे, अब सा पे हलंत है, इसका मतलब आधा है। अब इसके ठीक बाद कोई स्वर होता तो इसको पूरा कर देता, कोई स्वर नहीं है, इसलिए आधा का आधा रहेगा, क्या हो जाएगा, विष्णु। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। 2 हो गया। तीसरे एग्जाम्पल पे देखेंगे इसी तरह सेम होगा यहाँ पर भी। अब यहाँ पर भी सा हलंत के बाद ना है, सा हलंत के बाद ना है, तो ना बदलेगा हमारा अड़ा में। ठीक है, इधर कृष ही है, इसमें भी सा हलंत के बाद कोई स्वर नहीं है, इसलिए आधा का आधा रह जाएगा, हो जाएगा हमारा क्या, कृष्णो। इसको जानते रहे, कृष्ण का यदि विच्छेद कराएं तो कृष्ण धन्ना, विष्णु का यदि विच्छेद कराएं तो विषधनु। ऋण का विच्छेद यदि करना हो संधि विच्छेद में तो ऋ धन ना। ठीक है, इसी तरह भी दोनों का पढ़ लेंगे हम लोग। हर धन अन, तो रा के बाद ना है, मतलब प्रथम पद का अंतिम वर्ण रा है, यहाँ पे व्यंजन है तो रा है। ठीक है, और इसका मेल जो द्वितीय पद है उसमें हो रहा तो ना है, द्वितीय पद में ना है, प्रथम पद में रा है, तो ना बदल जाएगा हमारा अड़ा में। ये हो गया अड़ा। इसके पहले आ लगा है तो हम आ को वैसे के वैसे लगा देंगे। इसके पहले हर लिखा है तो हर ऐसे लिख देंगे। अब रा हलंत है, इसके ठीक बाद स्वर आ गया है। रा हलंत है लेकिन इसके ठीक बाद स्वर है छोटा, तो क्या करेगा, छोटा रा के उसको हटाएगा हलंत को और पूरा कर देगा, तो हो जाएगा हरण। छोटा एक ही काम करेगा, हलंत हटाएगा, इसकी कोई मात्रा नहीं होती इसलिए रा पे कोई मात्रा नहीं लगेगी, हो गया हरण। हरण का विच्छेद पूछा जा रहा है तो हर धन अन। ठीक है, ऊस में देखेंगे ऊस धन न, सेम उसी तरह होगा। सा हलंत, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, सा हलंत है, इसका मेल नाश हो रहा है तो ना बदल गया हमारा आड़ा में। ठीक है, इसके पहले ऊस ही है, दोनों मिल जाएगा, उष्ण हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इस पे 10 एग्जाम्पल लगभग ले लिए हैं। एक एग्जाम्पल और लेंगे, थोड़ा सा इससे हटकर है, इसी पर थोड़ा सा अपवाद की तरह है, इसलिए इसको हम ले लेंगे। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, अगला एग्जाम्पल है हमारा
राम धन अयन। अब अंश में अपवाद केवल इतना है कि यहाँ पे जो रा ज़्यादातर में हम देख रहे थे अंतिम में आ रहा था, ज़्यादातर रा हमारा अंतिम में आ रहा था, लेकिन कुछ एक आध एग्जाम्पल इस तरह मिलेंगे जो पहले भी आ जाएंगे। अब प्रथम पद के शुरुआत में ही रा आ गया है, तब भी ये जो दूसरे पद के ना को अणा में बदल देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से एक आध अपवाद है, उनको हम याद कर लेंगे। तो अब यहाँ पे प्रथम पद में रा है, दूसरे पद में ना है, तो ना हमारा बदल जाएगा अणा में। ठीक है, उसके पहले या है, उसके पहले आ है। अब इस रा से ना अणा में बदल रहा है, और इधर राम हई है। अब जब ये मेल करेगा तो रामायण हो जाएगा। अब यहाँ पर छोटा आ है, माँ पे बड़ा आ की मात्रा लग गई। आप लोग सोच रहे होंगे कैसे, तो छोटा एक ही काम करता है, अधिकांश तो क्या करता है, व्यंजन के साथ लगे हलंत को हटा देता है। लेकिन यदि व्यंजन हलंत के साथ नहीं है, व्यंजन पूर्ण है, तब क्या करेगा, वो उस पर आ की मात्रा लगा देता है। तो एक ही काम करेगा दोनों में से। यदि पहला काम इसका होगा हलंत हटाना, यदि हलंत लगा है तो उसी को हटाएगा, दूसरा काम नहीं करेगा। यदि हलंत लगा ही नहीं है तो फिर एक काम तो इसको करना ही करना है, तो क्या करेगा, हलंत है नहीं तो उसको हटाएगा कैसे, तो फिर अब इस पर अपनी मात्रा लगा देगा। इसको रट लीजिए, उसको हम समझा दे रहे हैं कैसे हो रहा है। ऐसे जैसे राम है, इधर छोटा आ है। ठीक है, तो हम ही पढ़ते आ रहे हैं, छोटा की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए छोटा कोई मात्रा नहीं लगाता है, वो केवल हलंत हटाता है। लेकिन तब हलंत हटाएगा जब यहाँ पे हलंत लगा होगा। हलंत लगा नहीं है तो फिर ऐसा तो है नहीं, काम ही नहीं करेगा, तो काम को तो करना है, तो फिर अपनी मात्रा लगा देता है। कैसे लगेगा, जब इसको हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, रा हलंत बड़ा आ, दोनों मिलकर रा हो गया। फिर इसके बाद होगा माँ हलंत छोटा आ, माँ पे छोटा आ होता है। अब इधर एक आ हाई है, ये जो आ है ये माँ से निकला है, तब इसके कोई हलंत आ गया, छोटा अलग हो गया। ठीक है, अब जब छोटा आ मिलेगा तो हो जाएगा बड़ा आ। हम लोग पढ़ चुके हैं स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि में छोटा आ अगर एक साथ मिल जाते हैं तो बड़ा आ बन जाता है। अब इसके पहले क्या है, माँ हलंत हई है। ठीक है, इसके पहले क्या है, बड़ा आ हई है। इसके पहले क्या है, रा हलंत हई है। अब ए आएगा, इससे योग करेगा तो रा का हलंत हटाएगा और मात्रा लगा देगा, क्योंकि बड़ा की मात्रा होती है। इसी तरह अब माँ के साथ हलंत है, इसके बाद ही बड़ा आ है, तो क्या करेगा, माँ का हलंत हटाएगा, अपनी मात्रा लगा देगा, तो हो गया रामा, इससे बन जाएगा। ठीक है, इसी से यहाँ पे राम से आ मिल गया तो रामा बन गया। यण तो यण है ही है, यहाँ पे रामायण होगा सारी। ठीक है, तो रामायण, रामायण, यण यहाँ से आ ही गया, आ इसके साथ मिलकर आ की मात्रा लगा दिया, रामायण हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम पहले नियम पर पूरा लगभग 10-11 एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। पूरा विस्तार से 1-2 बार इसको और देख लेंगे, यदि थोड़ा बहुत दिक्कत होगी तो पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे दूसरा और तीसरा नियम, है सब छोटे छोटे नियम हैं, इसको भी देख लीजिए, जिससे व्यंजन संधि समाप्त तो हो जाए आज। ठीक है, और आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी भी दबाइए और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाइए। चलिए अब हम अगला नियम पढ़ेंगे। अगले नियम में क्या है, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण चतुर्थ वर्ण हो, जो प्रथम पद है उसके अंतिम वर्ण के स्थान पर कौन वर्ण हो, चतुर्थ वर्ण। अब इसको हम पढ़ा चुके हैं आपके व्यंजन में, उसमें वर्णमाला में कि प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण क्या होता है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। यदि समझ में नहीं आ रहा है कि चतुर्थ वर्ण क्या है, तो यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण पर चतुर्थ वर्ण हो और जो दूसरा पद है जिससे मेल करना है उसका प्रथम वर्ण तृतीय या चतुर्थ हो, तृतीय चतुर्थ में से कोई एक हो सकता है, तृतीय भी हो सकता है, चतुर्थ भी हो सकता है। शर्त केवल इतनी है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण चतुर्थ ही होना चाहिए। तो क्या होगा,
तो जो हमारा प्रथम पद का अंतिम वर्ण चतुर्थ वर्ण है वो तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। कब? जब इसका मेल तीसरे या चौथे वर्ण से होगा। तो जैसे देखिए आप एग्जाम्पल, शुद्ध धन धा, लभ धन धा, दुघ धन धा। ये 3 एग्जाम्पल लिए हैं हम, तो इन्हीं के आधार पर हम समझेंगे इनको। अब देखिए ये प्रथम पद है, द्वितीय पद है, प्रथम पद है, द्वितीय पद है, प्रथम पद है, द्वितीय पद में। अब हमें देखना प्रथम पद का अंतिम वर्ण चतुर्थ वर्ण है कि नहीं। इसमें देखिए चतुर्थ वर्ण है, धा हमारा चतुर्थ वर्ण है। ता वर्ग का पढ़िए, ता था दा धा ना, तो ना पंचम होता है, उसके पहले धा है तो धा चतुर्थ हो जाएगा। इसका मतलब प्रथम पद का अंतिम वर्ण हमारा चतुर्थ है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण हमारा चतुर्थ वर्ण है। अब इसका मेल किससे होना चाहिए? वो चाहे तीसरा वर्ण हो और चाहे चौथा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है और चौथा भी हो सकता है। तो होगा क्या फिर? तो हमारा जो चतुर्थ वर्ण है तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा धा है, धा का तृतीय वर्ण क्या होता है आप लोग जानते हैं, ता था दा, दा तृतीय वर्ण होगा और धा उसी का चतुर्थ वर्ण होगा। तो ये बदल जाएगा अपने से पहले वाले तृतीय वर्ण में। अब यहाँ पे हलंत लगा था, हमने भी हलंत लगा दिया है, ठीक है। अब इसके पहले सा है, उस पर छोटे की मात्रा है, हमने भी उसको ऐसे लगा दिया, कोई परिवर्तन नहीं किया। इसके बाद धा है, इसको वैसे कर दिया। अब जब ये दोनों मेल करेंगे तो आप जानते हैं जो आधा अक्षर होता है नीचे रह जाता है, पूरा अक्षर जो है जब दो इस तरह मेल करते हैं तो नीचे आ जाता है। इसको मेल कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, आधा दा और धा जब मेल करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। और इधर सु है ही है, सु आ गया, क्या हो गया? शुद्ध, ठीक है, शुद्ध हो गया। इधर लभ धन धा, दूसरे पे देखेंगे लभ धन धा। अब भा भी हमारा जो है पा वर्ग का चतुर्थ वर्ण है, किसी भी वर्ग का चतुर्थ हो सकता है, कोई हमने यहाँ ऐसा नहीं लिखा किसी का, चतुर्थ वर्ण होना चाहिए, चाहे पूरे वर्णमाला का कहीं का भी हो, ठीक है। तो भा भी चतुर्थ वर्ण है। पा वाली लाइन पकड़िए, पा वर्ग का व्यंजन पढ़िए, पा फा बा और भा, भा चौथा है, इसका लाइन भी चौथा है। और इसका मेल किससे हो रहा है? चौथे से ही हो रहा है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि धा हमारा चतुर्थ वर्ण है। तो इधर भी चौथा, इधर भी चौथा, इधर भी चौथा, इधर भी चौथा, तो कोई दिक्कत नहीं है। चतुर्थ वर्ण बदल जाएगा, जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण चतुर्थ है वो तृतीय में बदल जाएगा। तो भा का तृतीय वर्ण क्या होगा? बा, पा फा बा, बा तीसरा होगा, भा चौथा होता है, तो बदल जाएगा अपने तृतीय में, तो तृतीय होता है बा। अब भा पे हलंत लगा, इसलिए बा पे भी हलंत लग जाएगा। अब इधर क्या है? इधर ला बच्चा है, इसको हम ला से लिख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इधर धा हाई है, इधर हम धा कर ही देंगे। अब बा हलंत है, इसके ठीक बात कोई स्वर तो है नहीं जो इसके हलंत को हटाएगा, तो आधा का आधा रह जाएगा। जब ये दोनों मेल करेंगे तो आधा बा और धा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ बच्चा नहीं है, इसके पहले ला है, यहाँ पे हम ला देंगे ला। क्या हो गया? लब्ध। इस प्रकार जब लब्ध का विच्छेद पूछा जाए, संधि विच्छेद, तो हम लभ धन धा लिखेंगे, लभ धन धा नहीं होगा, लभ धन धा। शुद्ध में शुद्ध धन धा, ठीक है। इसी तरह दुग्ध में देख दुग्ध धन धा। अब देखिए घा है, का खा गा घा, का वर्ग का चतुर्थ वर्ण है और धा चतुर्थ है, क्योंकि अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं, धा हमारा चतुर्थ ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये बदल जाएगा तृतीय में। तो घा अगर चतुर्थ है तो इसका तृतीय क्या होगा? गा होगा, गा के बाद घा आता है तो हो जाएगा गा। घा पे हलंत है इसलिए यहाँ हलंत लगा देंगे। इसके बाद आ गया क्या? धा। इधर दू बचा ही है। अब जब ये दोनों मेल करेंगे
तो इसके बाद कोई स्वर है नहीं, गा हलंत के बाद कोई स्वर नहीं, इसलिए आधा का आधा रह जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आधा गा और धा। और इसके पहले दू हई है, तो यहाँ पे लग जाएगा दुग्ध। ठीक है, इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं जब चतुर्थ वर्ण का मेल तृतीय या चतुर्थ वर्ण से होता है तो हमारा प्रथम पद का जो चतुर्थ वर्ण है वो किस में बदल जाता है? तृतीय वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, इस प्रकार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। एक आध एग्जाम्पल और बता दें आपको, हो गया होगा। एक एग्जाम्पल और लिखिए, बुध धन धी। ठीक है, और एक लिखिए यहाँ पे काघ धन गज। ठीक है, काघ धन गज। दो को और हम देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए धा भी चतुर्थ है, क्योंकि अभी तक हम धा वाला बहुत पढ़ चुके हैं। धा हमारा चतुर्थ है, इसका मतलब प्रथम पद का अंतिम वर्ण हमारा चतुर्थ वर्ण है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण हमारा चतुर्थ वर्ण है, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी हमारा चतुर्थ है। प्रथम वर्ण भी हमारा चतुर्थ है, तो प्रथम पद का जो चतुर्थ वर्ण है तीसरे में बदल जाएगा, तो हमारा यह हो जाएगा धा का तृतीय होता है दा। ठीक है, और इधर क्या है? धी हई है, इधर बू हई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब इसका हम मेल कर देंगे तो बुद्धि हो जाएगा, क्योंकि दा और धा का मेल करते हैं। तभी हमने इसके पहले वाले में बताया था, शुद्ध वाले में हो जाता है ऐसे। और छोटी की मात्रा छोटी की लग ही जाएगी, पहले बू है तो बू आ ही जाएगा। क्या हो गया? बुद्धि। क्या हो गया? बुद्धि। अभी तक आप लोग मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हम लोग ज़्यादातर यहाँ चतुर्थ लिखने की आवश्यकता क्या है? सब में धा 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 ही पढ़ रहे हैं, धा वाले एग्जाम्पल ही ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो सही बात है कि ज़्यादातर एग्जाम्पल आपको धा वाले ही मिलेंगे, धा वर्ण वाले, और चतुर्थ होता है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल धा के अतिरिक्त भी मिलेंगे, एक उसका भी हम दे दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये तो क्या है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण चतुर्थ है। ठीक है, का खा गा घा चतुर्थ है, का वर्ग का चतुर्थ वर्ण है घ घ। लेकिन इधर अब धा नहीं आया है। अभी तक जितने एग्जाम्पल हम पढ़े थे उसमें सब में धा आया था, यहाँ पे गा आ गया है। गा मतलब है तृतीय वर्ण। का खा गा, गा जो है का वर्ग का तृतीय वर्ण है, अर्थात चतुर्थ वर्ण का मेल तृतीय वर्ण से हो रहा है। चतुर्थ वर्ण का मेल तृतीय वर्ण से हो रहा है, तब भी वही परिवर्तन होगा। ये अपने तृतीय में बदल जाएगा, तो घा के स्थान पे आ जाएगा गा। यहाँ पे हलंत लगा है तो यहाँ पे लग जाएगा हलंत। इसके पहले का है तो हम का को वैसे ही लिख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इधर गज है तो इसको भी हम वैसे लिखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब जब इसका मेल कराएंगे तो आधा गा और पूरा गा मिलेगा, तो कैसे बनेगा? आधा गा और पूरा गा, ऐसे लिखा जाएगा। अब इधर जा बचा है, जा को ला के लिख देंगे, इधर का बचा है, का को ला के लिख देंगे, तो क्या हो गया? का गज। ठीक है, इस तरह से हमारा दूसरा वाला नियम भी समाप्त हुआ। इस पर भी हम पर्याप्त एग्जाम्पल लेके आपको बताने का प्रयास किए। यदि कोई दिक्कत है, कुछ और जानना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब अंतिम नियम आज का पढ़ेंगे हम, री धन दा धन मय। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा। अब इसमें पहले एग्जाम्पल हम लिख लें तब होगा आगे। ठीक है, मृद धन मूर्ति, और दूसरा मृद धनमय। दो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इस पर भी बहुत कम एग्जाम्पल आपको मिलते हैं।
अब यदि दा हलंत, इसको देखना है, यदि दा हलंत के ठीक पहले री हो और ठीक बाद माँ हो तो बदल किस में जाएगा? दा अड़ा में। दा के ठीक पहले योग करने वाला जो वर्ण है री होना चाहिए और ठीक बाद वाला माँ होना चाहिए, तब दा हलंत बदल जाएगा अड़ा में। इस सब में वही स्थिति है। जैसे इसको तोड़िए, जब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो माँ हलंत धन री और धन दा, इसका मृद का ये हो गया इतना, ठीक है। अब इधर मूर्ति यही है, इसको हम विच्छेद करके लिख सकते हैं, लेकिन इतना लंबा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग समझ जाएंगे, इतने दिन से संधि पढ़ रहे हैं। री के बाद दा और दा के बाद माँ, जब इसका करेंगे विच्छेद तो माँ हलन धन उ आएगा, ठीक है। तो री के बाद दा के बाद माँ आ रहा है, री के बाद दा हलंत और दा हलंत के बाद माँ आ रहा है। यहाँ पर देखिए री के बाद दा हलंत और दा हलंत के बाद माँ आ रहा है, उस पर कोई मात्रा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारा दा बदल जाए किसमें? ठीक है। अब ये दोनों मिल जाएंगे तो मृ ही है, जैसे यहाँ पे मृ था वैसे हो जाएंगे। दा के स्थान पे अड़ा आ गया, क्योंकि हमने यहाँ बताया दा के स्थान पे अड़ा आ जाएगा। मृण हो गया और इधर मूर्ति ही है। जब करेंगे तो अड़ा पे हलंत लगा है, इसके बाद कोई स्वर है नहीं जो इस हलंत को हटाए, तो आधा अड़ा हो जाएगा। मृण मूर्ति, ठीक है। क्या हो जाएगा? मृण मूर्ति। मृद का मतलब भी मिट्टी होती है, जब यहाँ मृण हो गया तो इसका मतलब भी मिट्टी ही अर्थ दे रहा है, क्योंकि मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ, यहाँ भी वही मिट्टी की मूर्ति। तो मृण मूर्ति का विच्छेद पूछे तो मृद मूर्ति होगा, मृद मूर्ति का संधि पूछे तो मृण मूर्ति होगा। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसको देखेंगे तो सेम यही है, जो मृद यहाँ पर है वही मृद यहाँ पर है, और इधर भी माँ है। इसको भी जब इस मृद को भी तोड़ेंगे तो इसी तरह होगा, री और दा आ जाएगा और बाद में माँ ही है। तो यहाँ पर भी एक बार देख लीजिए, मान लीजिए माँ री दा, इधर तो माँ खाली ही है, ठीक है। अब देखिए री दा हलंत और माँ, री दा हलंत और माँ, री दा हलंत और माँ। तो दा हमारा बदल जाएगा अड़ा में। इधर मैं है, उसको मैं पूरा से लिख ही दीजिए। और इधर जो है, अब ये दोनों मिल जाएंगे तो इधर भी मृ बन जाएगा, तो मैं से यहाँ पे मृ लिख दे रहे हैं पूरा एक साथ। अब देखिए अड़ा हलंत के बाद कोई स्वर नहीं है जो इसके हलंत को हटाए, तो इसका मतलब आधा ही रहेगा। जब ये तीनों मेल करेंगे तो मृ आधा अड़ा हो जाएगा और मैं मृण्मय। इस तरह से व्यंजन संधि के लगभग हम लोग 12 नियम 13 नियम पढ़ चुके हैं। कंप्लीट व्यंजन संधि हो गई है। इसको एक बार आप लोग पूरा देख लेंगे तो कोई भी शब्द ऐसा नहीं होगा जिसका आप लोग संधि ना कर सकें, ठीक है। एक बार पूरा देखिएगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को देखिए और मित्रों से सब्सक्राइब कराइए, बेल आइकन की घंटी दबाइए। धन्यवाद।